तो आज की क्लास में हम समतावाद के बारे में पढ़ेंगे। समतावाद को अंग्रेजी में कहते हैं इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म 1970 के दशक में सामने आया और यह स्वेच्छातंत्रवाद या नव उदारवाद के विरोध के रूप में आया। अब जरा देखिए कि जिन परिस्थितियों में यह सामने आया, जिस कॉन्टेक्स्ट में सामने आया, वो क्या था? 1970 का दशक, यानी 1970 तक आते आते समाज काफी डेवलप हो चुका था और उदारवाद की एक शाखा स्वेच्छातंत्रवादी या नव उदारवादी फिर से राज्य की भूमिका को सीमित करने की बात करने लगे। ये कहने लगे कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, व्यक्ति अपना विकास कर लेगा। यानी एक तरह से शास्त्रीय उदारवाद के फिर से पुनरुत्थान के रूप में नव उदारवादियों को देखा जा सकता है। लेकिन नव उदारवादी शास्त्रीय उदारवाद से कहीं ज्यादा आगे जाकर के बोलते व्यक्ति के स्वतंत्र सोच पर अगर समाज में किसी भी तरह की ऐसी मान्यता, ऐसी संस्थाएं जो प्रतिबंध लगाती हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आगे चल करके नव उदारवाद में दो शाखा सामने आई, यानी नव उदारवादी दो गुट में बटे हुए नजर आने लगे। एक गुट यह भी कहने लगा कि राज्य का सुरक्षा मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, समाज में व्यक्ति अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी या सुरक्षा की व्यवस्था खुद कर सकते हैं। तीन को कहा गया अति नव उदारवादी या अति स्वेच्छातंत्रवादी। लेकिन एक दूसरा जो समूह था, दूसरा ग्रुप था, वो कहता था कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए, लेकिन राज्य को सिर्फ सुरक्षा मामलों तक काम दे देना चाहिए, सुरक्षा मामलों तक हस्तक्षेप करना चाहिए, या राज्य का जो अधिकार रहेगा सुरक्षा मामलों तक ही रहेगा। ठीक है, एक प्रहरी राज्य के रूप में। ठीक है, तो फिर से जब ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने लगे और ये कहने लगे कि व्यक्ति की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अगर कोई अपनी कैपेबिलिटी से अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो राज्य को उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो अपने मेहनत से काम कर रहा है। तो इस तरह की बातें करने लगे। अब इससे क्या हुआ? समाज में फिर से असमानता का दौर शुरू हो गया, क्योंकि जिनके पास पैसे थे वो अपना तो आगे तरक्की कर रहे थे, उनका विकास हो रहा था, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे और पैसे वाले लोग यानी स्वेच्छातंत्रवादी ये कहते थे कि जिनके पास उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है या सरकार या राज्य टैक्स नहीं लगाएगी। तो राज्य तो कमाता है नहीं पैसे, राज्य कहां से पैसे लाएगा? तो जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनका विकास कैसे होगा? तो इसलिए समतावादी सामने आए और इन्होंने ये बात कही कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि समाज में वंचित वर्गों का भी उत्थान होना चाहिए। लेकिन अब इस तरह से क्या था? यह सकारात्मक उदारवाद से मिलता जुलता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सकारात्मक उदारवाद को फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। यह सकारात्मक उदारवाद में राज्य एक कल्याणकारी राज्य था, लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट था, जिस परिवेश में सकारात्मक उदारवाद आया, वो काफी पहले था। और ये कब आ रहा है? 1970 के दशक में। और 1970 के दशक में समाज काफी डेवलप हो चुका था, जिसमें लिंग, जाति, पहचान, पद, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे प्राथमिक हो गए थे। सिर्फ आर्थिक मामले ही नहीं थे, स्वतंत्रता की बात नहीं थी, इसके साथ ही साथ किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान। मान लीजिए कि मेरी कल्चर अलग है, कल्चरल आइडेंटिटी, मैं जिस समाज से संबंध रखता हूं, मेरी आइडेंटिटी अलग हो सकती है। आप किसी अलग समाज से हैं तो आपकी आइडेंटिटी अलग है। तो ऐसा ना हो कि आपकी आइडेंटिटी अलग है, मेरी आइडेंटिटी अलग है और हम दोनों एक दूसरे से अलग समझें, एक दूसरे को हीन समझें। मैं समझूं कि आप गए गुजरे हैं
और आप समझे कि मैं हूं। इसी तरह से लिंग की बात, यानी जेंडर के आधार पर समानता। समाज में क्या था, हमारा समाज पुरुषवादी समाज है। पुरुषवादी समाज हमेशा महिलाओं को एक सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में ट्रीट करता है, और यह कहता है कि महिलाएं जो हैं वो डिजर्व नहीं करती हैं जो डिजर्व पुरुष करता है। तो इस तरह से लैंगिक, अच्छा, महिलाओं के अलावा जो और समाज में जेंडर है, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी की आप बात ले सकते हैं, तो उनकी भी तो अलग अलग आइडेंटिटी है, उनकी भी तो समानता की बात होनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक स्थिति, समाज में आप बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं और आप प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, या मैं नहीं हो सकता हूं, तो ये असमानता है। तो राज्य को ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह की जो असमानता है वो खत्म हो। अब ये सारी असमानता राज्य खत्म कैसे करेगा? अलग अलग पॉलिसीज ला करके, अलग अलग नियम तौर तरीके बना करके। तो इन्होंने एक उपाय सुझाया, सकारात्मक भेदभाव। अब सकारात्मक भेदभाव क्या? राज्य किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, यानी जिनकी पद स्थिति समाज में उच्च है उनके साथ भेदभाव नहीं, लेकिन जो वंचित लोग हैं उनका भी उत्थान होना चाहिए। अब राज्य क्या करेगा? सकारात्मक भेदभाव करेगा, और सकारात्मक भेदभाव के अंतर्गत राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण लाए, उनके लिए कुछ कोटा निर्धारित करे, उनकी फीस कम करे। आप देखते हैं ना कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो जनरल कैटेगरी की एक अलग फीस होती है, ओबीसी में अलग होती है, एससी की थोड़ी कम होती है, एसटी की उससे भी कम होती है। ये क्या है? समाज में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर, ये तीनों रूप से जिनकी समाज में स्थिति समान नहीं होती है, इसलिए सरकार ने व्यवस्था किया है कि हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई विकास की रेस में शामिल हो सके, हर किसी को अधिकार है कि अपने जीवन में अच्छा करे। तो इसलिए सरकार ने कदम उठाया कि नहीं, फीस की जो फीस देने की जो प्रक्रिया है या जो अमाउंट है वो उच्च वर्गीय लोगों के लिए, यानी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग होगी, ओबीसी के लिए थोड़ी कम होगी, एससी के लिए उससे थोड़ी कम होगी और एसटी के लिए उससे थोड़ी कम होगी। यह है अफर्मेटिव एक्शन। आप देखते हैं जो संस्थाएं हैं हमारे स्कूल, कॉलेजेस, उसमें भी कोटा होता है, माइनॉरिटी का कोटा, ठीक है, या एसी कैटेगरी में इतने बच्चे आएंगे, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में होता है, ओबीसी में इतने एडमिशन होंगे, जनरल में इतनी सीटें होंगी। ये क्या है? सरकार का अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। तो अफर्मेटिव एक्शन समझ में आ गया। ये लिंग, जाति, पहचान, पद, प्रतिष्ठा, राजनीति, सामाजिक स्थिति, अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इगलिटेरियनिज्म, फ्रेंच शब्द ईगल से निकला है जिसका अर्थ है इक्वल, इक्वल मतलब समान, ठीक है। और ये चीजें आपने समझा। इसमें मुख्य रूप से जॉन रॉल्स के विचारों के प्रभाव या विचारों के रूप में देखा जाता है, यानी जॉन रॉल्स जो है सबसे बड़े समतावादी विचारक हैं, ठीक है। लेकिन अभी जॉन रॉल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जॉन रॉल्स का एक अलग से ही उनके बारे में पढ़ना है। उनके विचारों को जब पढ़ेंगे तो फिर समतावाद एक बार हमारा और रिपीट हो जाएगा। इसको फिलहाल मिटा देते हैं। अब समतावाद की अलग अलग शाखाएं निकली, जैसे राजनीतिक समतावाद, राजनीतिक समतावाद मतलब क्या? आप देखते होंगे कि हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा में जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें कुछ लोकसभा क्षेत्र आप देखते हैं कि ये एससी सीट है, यहां पे
ये जो कंस्टिट्यूएंसी है ये एससी सीट है, ये जो कंस्टिट्यूएंसी है ये एसटी सीट है, और ये जो कंस्टिट्यूएंसी इस पे कोई भी लड़ सकता है चुनाव। इसका मतलब क्या है कि एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए राजनीतिक समानता की बात की जा रही है, आरक्षण देकर के, उनके लिए कोटा निर्धारित करके। कानूनी समानता, कानूनी समानता को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनकी समाज में स्थिति ठीक है, प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, उसके लिए कानून अलग हो, और समाज में जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था हो। तो इसलिए कानूनी समानता की बात की जाती है। उसके बाद आता है रेशियल इगैलिटेरियनिज्म। रेशियल मतलब कि रंग के आधार पर समानता। रेस मतलब क्या है, इंडिया में तो समझ में नहीं आता। आप अमेरिका में जाएंगे तो उसमें गोरे अंग्रेज हैं और अफ्रीकन अंग्रेज हैं, तो उनकी रेस अलग अलग है, उनका रंग अलग अलग है। तो वहां की सरकार ये व्यवस्था करती है कि जो अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, ताकि उनका भी उत्थान हो, उनका भी विकास हो, और वो भी समानता महसूस करें। ठीक है, तो ये बात है रेशियल इगैलिटेरियनिज्म की। उसके बाद है, हमने पढ़ा जेंडर, जेंडर इगैलिटेरियनिज्म यानी लैंगिक, जो हमने लिंग की बात की कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और लैंगिक समानता को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए कि जो अलग अलग लैंगिक पहचान के लोग हैं समाज में, उनमें भेदभाव ना हो, और उनको भी ऐसी व्यवस्था करके राज्य के द्वारा उनको विकास की पटरी पर लाना चाहिए। फिर आता है मोरल इगैलिटेरियनिज्म। मोरल मतलब समाज में व्यक्तियों के साथ एक नैतिकता का व्यवहार करना चाहिए। नैतिकता मतलब क्या, मान लीजिए कि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिनकी पहचान अलग है, जिनका सोशल स्टेटस अलग है, तो उनके प्रति आप थोड़ा नैतिक बनिए, उनसे अच्छे से बात करिए, उनको सपोर्ट करिए, वो अपनी समानता को महसूस करें, इस तरह की बातें।